तो लास्ट क्लास में हमने थर्ड एप्लीकेशन जो थी उसके बारे में पढ़ लिया था, और जिसमें हमने यह ज्ञात किया था कि अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की शून्य बिंदु ऊर्जा ऊर्जा या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है, 1/2 h के बराबर होती है। ये हमने निकाल लिया था, और इसके अंदर जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, 1/2 ओमेगा नॉट आई थी, जहां पे ओमेगा नॉट क्या थी, उस कण की कोणीय आवर्ती। ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और उसकी एनर्जी जो हमने कौन से फॉर्मूले से निकाली थी, 1/2 पी स्क्वायर एक्स अपॉन एम प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाली थी। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर मान लो कि किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्थिति तथा संवेग में अगर अनिश्चितता हम डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी एक्स मान ले, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के सूत्र से हम पी एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स के रूप में एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। वहां से हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी या मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यह ऊर्जा किस जगह पे निकलेगी, जहां पे इसकी वह स्थिति जिस जगह पे इसकी ऊर्जा न्यूनतम हो। मतलब पहले तो हमें वह स्थिति मालूम होनी चाहिए जहां पे इसकी ऊर्जा मिनिमम होती है। अगर हम डेल्टा एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसी फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यह ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अगर आपको लास्ट क्लास वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा या कल क्लास आपने अटेंड नहीं की है, तो उसमें आप इसका वीडियो देख के वो भी पता कर सकते हो कि इसकी एनर्जी हमने ज्ञात कैसे की थी। अब आज जो है इसकी एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट है, या फिर लास्ट एप्लीकेशन जो है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की है। वो क्या है, वर्णक्रमीय रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार। वर्णक्रमीय रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार मतलब नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। पहली बात तो ये कि हमें नेचुरल विड्थ ज्ञात करनी है, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये वर्णक्रमीय रेखाएं प्राप्त कहां से होती है, कैसे प्राप्त होगी। मतलब ये वर्णक्रमीय रेखाओं में स्वाभाविक विस्तार है, वो तो हम क्या कर लेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अनिश्चितता सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्वाभाविक विस्तार को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो वर्णक्रमीय स्पर्शक्रमीय रेखा है या वर्णक्रमीय रेखाएं जो होती है, जब कोई भी परमाणु के अंदर एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में हो। ये कौन सा उच्च ऊर्जा स्तर, और ये कौन सा है, निम्न ऊर्जा स्तर है। जब किसी परमाणु में क्या हो, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है, तो इस संक्रमण को किसी रेखा, जिस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसी रेखा को क्या बोला जाता है, वर्णक्रमीय रेखा बोला जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि परमाणुओं में क्या होगा, वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा, जब परमाणु में क्या होता है, ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, में संक्रमण होता है, तो वहां से क्या होता है, तो वहां संक्रमण होता है। तो इस संक्रमण को किसके द्वारा, मन को
किसके द्वारा? स्पेक्ट्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण किया, तो इस संक्रमण को किसके द्वारा, इस रेखा के, जिस रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उसी रेखा को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रमी रेखा, या फिर आप ये कह सकते हो वर्णक्रमीय रेखाएं बोलते हैं। अब देखिए, जब इनका संक्रमण होता है तो संक्रमण होने के पश्चात जब ये एक स्थान से दूसरी जगह पे जाती है तो इन संक्रमण में क्या होती है? इन रेखाओं की कुछ मोटाई भी होती है। संक्रमण के दौरान क्या होती है? रेखाओं में कुछ मोटाई भी होती है। रेखाओं की क्या होती है? कुछ मोटाई भी होती है। और इन मोटाई या फिर इन रेखाओं के का जब एक स्थान से दूसरी जगह पे, या फिर इन इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरी जगह पे संक्रमण होता है, तो इन संक्रमण को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन रेखाओं की कुछ मोटाई भी होती है। उस मोटाई को, या फिर इनके एक जगह से दूसरी जगह पे संक्रमण होने पे जो इनके लंबाई के अंदर या इनकी मोटाई में जो थोड़ा सा विस्तार होता है, जिसे कि स्वाभाविक विस्तार या फिर नेचुरल विड्थ बोलते हैं, वही विड्थ किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज तो आपको ये पता चल गई यहाँ से कि वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम रेखा किसे कहेंगे? वह रेखाएं, ये रेखाएं कब प्राप्त होगी? जब क्या होगा, परमाणु के अंदर संक्रमण कहाँ से कहाँ पे होता है? ऊर्जा स्तरों में। कौन से ऊर्जा स्तरों में? निम्न से उच्च में या फिर उच्च से निम्न ऊर्जा स्तरों में जब संक्रमण होता है तो उस दौरान उसमें क्या होता है, वो इन संक्रमण को जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उनके इन्हें स्पेक्ट्रमी या फिर वर्णक्रम रेखाएं कहते हैं। और इन वर्णक्रम रेखाओं के जब संक्रमण के दौरान इनके अंदर कुछ मोटाई होती है, या इनकी मोटाई में जो विस्तार पाया जाता है उस विस्तार को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ये तो पता चल गया कि वर्णक्रमीय रेखाएं क्या होती है, ये पता चल गया। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब कोई भी परमाणु के अंदर हम उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, तो संक्रमण करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ समय तक क्या रहता है? ऊपर वाले उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित रहता है। मतलब कुछ समय तक वो इस ऊर्जा अवस्था में ठहरता है, और ठहरने के बाद में ये यहाँ से इस ऊर्जा स्तर से क्या करता है? फोटोन का उत्सर्जन करके जो इसके पास उत्तेजित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ये किसके रूप में उत्सर्जित कर देता है? क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन का या ऊर्जा स्तरों का कोई भी परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित कर रहा है, इसका मतलब उसके पास में कौन सी एनर्जी है? एक्साइटेशन एनर्जी है। एक्साइटेशन एनर्जी है, उसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है? मूल ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो अब जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, उसके पश्चात क्या होता है? वो उच्च ऊर्जा स्तर में भी क्या करता है? कुछ समय तक ठहरता है, और ठहरने के पश्चात उसमें से क्या करता है? अपने एक्साइटेशन एनर्जी को वापस फोटोन के रूप में उत्सर्जित करके वापस किस ऊर्जा स्तर में आ जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो ये जितने समय, ये कुछ समय, ये जो समय, जितने समय तक ये उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है वो इस इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, या वो उस ऊर्जा स्तर का क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है, लाइफ टाइम। नॉर्मल डेफिनेशन के रूप में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर का जीवन काल क्या होता है, तो आप लोगों को डेफिनेशन के रूप में सिर्फ इतना सा मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, तो संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन जितने समय तक उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरता है वही समय क्या कहलाता है? उसका जीवन काल या फिर लाइफ टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से इसमें उच्च ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है,
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में होगा, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर उसकी कौन सी कंडीशन होती है, एक्साइटेशन स्टेट होगी। तो वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में क्या होता है, में उच्च कण ठहरता है, तत्पश्चात वह फोटोन को उत्सर्जित कर क्या करता है, पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में क्या करता है, स्तर में संक्रमण करता है, स्तर में संक्रमण करता है। यह इलेक्ट्रॉन जितने समय तक ये इलेक्ट्रॉन जितने समय तक या जितने औसत समय तक उस ऊर्जा स्तर में ठहरता है, वह समय उस ऊर्जा स्तर का क्या कहलाएगा, ऊर्जा स्तर का क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। ठीक है ना, तो इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हो या किसी भी परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, संक्रमण के पश्चात संक्रमण या ट्रांजिशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में, तो उस दौरान वो कितने समय तक वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में रहेगा, जितने समय तक वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में रहता है ना, वही समय उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड या लाइफ टाइम कहलाएगा, किसका, उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम जो होता है वो कितना होता है, किसी भी ऊर्जा स्तर का जो औसत आयु काल होता है या फिर ये कह सकते हो जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, हमने तो या एक ऊर्जा स्तर का जीवन काल कितना होता है, का जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ठीक है ना, मतलब वो लगभग, मतलब ये एवरेज वैल्यू निकाली गई है सभी ऊर्जा स्तरों की, और वो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, एवरेज जीवन काल या एवरेज जीवन औसत जीवन काल या औसत लाइफ टाइम जो है वो कितना होता है, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर। मतलब जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कराए तो लगभग वो उस ऊर्जा स्तर में कितने समय तक रहेगा, 10⁻⁻8 सेकंड तक वो उसके अंदर रहता है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब इनका संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है ना, तो ये संक्रमण का टाइम जो होता है वो कितना होता है, लगभग 10⁻⁻14 सेकंड। मतलब जितने समय वो उसमें ठहरता भी नहीं है ना, उससे भी 10⁻6 गुना अधिक समय, 6 गुना अधिक समय में, या उससे भी 6 गुना कम समय में, अधिक नहीं बोल सकते, उससे भी 6 गुना कम समय में वो क्या करता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, क्योंकि ये उससे भी क्या हो गया, कम वैल्यू है, 10⁻⁻14 10⁻⁻8 से भी कम वैल्यू है। तो मतलब जितना समय उसको ठहरने में, जितना उसका जीवन काल होता है ना, उतना तो उसके संक्रमण का काल भी नहीं होता है, उससे भी क्या होता है, तो उसका 6 गुना कम होता है, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण का। ये वैल्यू आपको याद रखनी जरूरी है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, आपके कहीं पे भी आएगा नहीं, परंतु आप लोगों को ये जीवन काल का कभी भी पूछ सकता है कि औसत जीवन काल एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो उसका जीवन काल कितना होता है। तो नॉर्मली आपको सिर्फ इतना सही आंसर लिखना है कि उसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण के दौरान उसके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान हमें उच्च ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा में कितनी अनिश्चितता है वो ज्ञात करनी है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इस जीवन काल के ऊपर डिपेंड करेगी।
कैसे? एक जब इसका संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है तो डेल्टा टी समय में क्या होता है, वो यहां से यहां तक इस ऊर्जा केंद्र वो क्या है, उसके पास में एनर्जी क्या होगी, इस ये जैसे कि ये उच्च ऊर्जा स्तर है ना, और ये क्या है इसका निम्न ऊर्जा स्तर। जब संक्रमण होता है तो संक्रमण के पश्चात जब उसके ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में जो अनिश्चितता होती है वो क्या होती है, डेल्टा ई। मतलब वो डेल्टा टी समय के अंदर वो क्या होता है, उसके पास में एनर्जी में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा ई। मतलब उसके पास में जो एनर्जी होगी वो इस रेंज के बीच में होगी, इस रेंज के बीच में होगी। आपको ध्यान रखना वी प्लस वी माइनस डेल्टा वी या वी प्लस डेल्टा वी के बराबर की एनर्जी होगी। मतलब इस रेंज की उसके पास में क्या होती है, ऊर्जा में अनिश्चितता होती है। और ये ऊर्जा में अनिश्चितता या फिर यहाँ पे वर्णक्रमीय रेखाओं में जो ये विड्थ होती है, ये इसका जो स्वाभाविक विस्तार होता है वो किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम फोटोन से जो फोटोन के रूप में ऊर्जा उससे जो हो रही है ई बराबर एच म्यू। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच। डेल्टा म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक विस्तार या फिर वर्णक्रमीय रेखाओं की जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटली जो है इसके अंदर विस्तार कितना हो रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यदि हम क्या करना चाहे, यदि हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में क्या करना चाहे, अनिश्चितता क्या ज्ञात करना चाहे, अनिश्चितता ज्ञात करना चाहे तो उसमें ऊर्जा स्तर के जीवन काल, के औसत समय के बराबर क्या होगा, समय के बराबर तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये लिखा है कि मतलब औसत समय को अगर मान लो कि हम डेल्टा टी के बराबर ये औसत समय को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर ऊर्जा में अनिश्चितता होगी ना, वो तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी और इसी के बराबर उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा में अनिश्चितता होगी। इसके बराबर से मतलब ये है कि जो डेल्टा टी समय मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऊर्जा स्तर के इन दो स्थितियों के बीच में है, तो इन दोनों स्थितियों के बीच में जो एनर्जी के अंदर डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा टी समय में वो क्या है, इन दो एनर्जी के बीच में रहता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो इसकी एनर्जी में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, इन दो पोजीशन के बराबर, इन दो पोजीशन की ऊर्जा में अंतर के बराबर ऊर्जा होगी। ठीक है, जो कि किसके, डेल्टा ई के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें ऊर्जा के अंदर अनिश्चितता ज्ञात करनी है, अर्थात ऊर्जा में अनिश्चितता कौन से सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा टी किसके बराबर होता था, एच कट बाय 2 के, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 के। तो यहाँ से अगर हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा टी समय अंतराल के अंदर या डेल्टा टी औसत जीवन काल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है और वो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में डेल्टा टी समय तक ठहर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा में भी अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई बराबर एच कट अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा ई का मान हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा ई के अंदर एच कट का मान कितना है, एच कट का मान आपके होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻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 
34/2 इंटू डेल्टा टी का मान अभी हमने देखा था, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब गमन करता है तो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में कितने समय तक रह रहा है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि डेल्टा टी का मान कितना है, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में औसत जीवन काल को प्रदर्शित करता है, या फिर वो उसमें इतने समय तक ही रह सकता है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो एनर्जी में अनिश्चितता जो है वो किसके बराबर आ जाती है, 5.27 इंटू 10⁻⁻27 जूल। इस जूल को अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5.27 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए डेल्टा ई का मान क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, 3.3 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। मतलब डेल्टा टी समय में जब वो इन दो स्तरों के बीच में होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी होगी, 3.3 इंटू 10⁻⁻8। मतलब ऊपर वाली स्थिति और नीचे वाली स्थिति दोनों के बीच में अंतर लगभग कितनी ऊर्जा का होगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का अंतर होता है। परंतु हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो उसका संक्रमण जो होता है वो तब किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक स्पेक्ट्रम रेखा के द्वारा। जब आप देख रहे हो डेल्टा टी समय में यहाँ पे ऊर्जा स्तर जो है ये वाला, उसमें क्या है, अनिश्चितता डेल्टा ई, मतलब कुछ नीचे और कुछ ऊपर वाली। तो मतलब यहाँ पे ये वर्णक्रमीय रेखा है, उसकी भी मोटाई क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लंबाई कुछ इसके अंदर क्या हो जाएगा, विस्तार हो रहा है। आपको मालूम है जब नीचे वाले में तो उसके अंदर कुछ कम होगी इसकी स्वाभाविक विस्तार, जब वो सबसे बीच वाले में तो उसके अंदर विस्तार का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब उसके अंदर स्वाभाविक विस्तार या अनिश्चितता क्या हो जाएगी, ऊर्जा के अंदर 0 हो जाएगी। लेकिन जब सबसे ऊपर वाले में तब उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर वृद्धि होगी, नीचे वाले में होगी तब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये वृद्धि या कमी कितनी होती है वो हमें कब पता चलेगी, जब इसमें से क्या हो जाएगा, जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसकी फोटोन की के आवृत्ति के अंदर हम या फोटोन की ऊर्जा के अंदर हम क्या कर ले, अनिश्चितता ज्ञात कर ले। जैसे कि देख ली एनर्जी में अनिश्चितता हमने ज्ञात कर ली, आपको मालूम है परमाणु में, लेकिन स्वाभाविक विस्तार में अनिश्चितता ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा म्यू, जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है ना उस फोटोन की एनर्जी के अंदर जो अनिश्चितता है या फिर फ्रीक्वेंसी में जो अनिश्चितता है वो अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वही किसको प्रदर्शित करेगी, वही आपके इसके अंदर स्वाभाविक विस्तार। क्योंकि आपको मालूम है म्यू बराबर सेकेंड इनवर्स, और ये म्यू जो होता है वो डायरेक्टली वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, और संक्रमण करने वाली रेखा जो होती है स्पेक्ट्रमी रेखा होती है, उसकी लंबाई या उसके विस्तार को हमेशा वेवलेंथ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर म्यू हमने ज्ञात कर लिया तो म्यू डायरेक्टली क्या होता है, 1/λ के। म्यू पता है तो हम लैम्बडा भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर होने वाले विस्तार को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपको किसको ज्ञात करना पड़ेगा, म्यू को ज्ञात करना पड़ेगा। और ये म्यू क्या कहाँ से निकलेगा, उत्सर्जित उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से पता चलेगा। ये उसकी ऊर्जा प्राप्त होगी, इस ऊर्जा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी में अनिश्चितता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसके फोटोन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, फोटोन की ऊर्जा में डेल्टा ई का विस्तार होता है। अगर डेल्टा ई का विस्तार हो रहा है, एनर्जी में क्या हो रहा है, डेल्टा ई का विस्तार हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है इस जगह पे होगा तब भी वो फोटोन को उत्सर्जित करेगा, इस जगह पे होगा तब भी वो फोटोन को उत्सर्जित करेगा, कहाँ पे आने के लिए, नीचे वापस आने के लिए। तो आप देख रहे हो एनर्जी में क्या हो रहा है, विस्तार या फिर कमी जो भी हो रही है वो डेल्टा ई के रूप में हो रही है।
तो अगर इसके अंदर जो डेल्टा ई के रूप में ऊर्जा का विस्तार हो रहा है या कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो आपको मालूम हो तो फोटोन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एच में होती है। एनर्जी में डेल्टा ई का विस्तार है तो इसका मतलब उसके आवर्ती में भी क्या होगा, विस्तार क्या होगा, अनिवार्य होगा। आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि ई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, म्यू के ऊपर। एच तो कांस्टेंट है परंतु ई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। ई बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, म्यू भी बढ़ेगा। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर एक साथ में और लाइन क्या जुड़ जाएगी, तो इस फोटोन अतः इस फोटोन के जिससे इस फोटोन के जिससे इस फोटोन की आवर्ती म्यू में विस्तार क्या होता है, अनिवार्य। क्योंकि अगर एनर्जी बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी आवर्ती के अंदर विस्तार तो हो रही है, क्योंकि ई किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी म्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कहते हैं एच म्यू। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच। अगर डेल्टा म्यू आवर्ती में डेल्टा म्यू का परिवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में एनर्जी में कितना होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई का मान क्या था, 3.3 इंटू 10 की घात -8 अपॉन एच का मान क्या होता है, 1.054 इंटू 10 टू द पावर -6 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। या तो इस रूप में लिखो या फिर इसको किस और एक और किस रूप में लिख सकते हो, इसको एक और इस रूप में भी लिख सकते हो। डेल्टा ई का मान हमने जो निकाला था वो क्या था, एच कट अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी लिखा था। यहाँ से अगर हम ये मान भी इसके अंदर रख दे ई का, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन एच इंटू एच कट अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन एच इंटू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा टी। एच से एच गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा म्यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा म्यू बराबर आपकी वैल्यू आएगी 7.96 इंटू 10 टू द पावर 6 है, क्योंकि ये तो 3.14 के बराबर और ये किसके 10 की घात 8 के बराबर। बस इतना सा इसके अंदर करना है। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गमन करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य या उसकी वर्णक्रमीय रेखा में जो विस्तार होगा वो लगभग कितने के बराबर होगा, 7.96 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड के बराबर। उसके अंदर लगभग किसके द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा इतना उसके अंदर विस्तार होता है।